हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FST7। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द FST7 इन डिटेल। देयर आर 90 क्वेश्चंस इन FST7 आल्सो और बहुत ही इजी है ये FST7। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा आपका पैटर्न बदल गया है क्वेश्चंस का। FST7 में क्वेश्चन नंबर 46 से है आपका। तो फिर से मैं FST को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 46 से है, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 से आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन है। तो फिर से FST को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि आपके पास FST का ये जो FST7 है ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए और दूसरा आपके पास एक नोटबुक और पेन भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए ध्यान से, यहाँ पे मल्टीपल ओवुलेशन and embryo transplantation are meant for improving. Multiple ovulation and embryo transplantation are meant for improving livestock. लाइवस्टॉक को इंप्रूव करने के लिए मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फाइंड द करेक्ट वन अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें आपको करेक्ट बताना है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखिएगा ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में NADH ऑक्सीडाइज टू NAD वेरी विग्रसली एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे ज्यादा स्पीड से ऑक्सीडेशन NADH का NAD में एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज द करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। यहां पे इनकरेक्ट पेयर सिलेक्ट करना है आपको। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरॉइड्स डिजीज है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है, बिल्कुल सही है। रेड रॉट ऑफ शुगरकेन कोलेडोट्राइकम की वजह से होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। रेड रस्ट ऑफ टी यहां पे पुसीनिया की वजह से दिया है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पुसीनिया की वजह से रेड रस्ट ऑफ टी नहीं होता। रेड रस्ट ऑफ टी जो होता है वो सिफेल्यूरोस की वजह से होता है, सिफेल्यूरोस। इज दैट क्लियर? सिफिलियूरस एक एल्गी है, एल्गल कंटेमिनेशन की वजह से, एल्गल इंफेक्शन की वजह से रेड रस्ट ऑफ टी डेवलप होता है। यानी कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 48 में फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यहाँ पे 49 में पूछा है विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। इसमें से बायोफोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। तो बायोफोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव प्रोटीन कंटेंट होता है, इंप्रूविंग प्रोटीन कंटेंट सही है, इंप्रूविंग ऑयल कंटेंट भी सही है, इंप्रूविंग विटामिन कंटेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इंप्रूविंग एल्कोलॉइड कंटेंट, ये बायोफोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। यानी 49 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 एनसीईआरटी का डायग्राम लिया गया है फ्रॉग से। तो यहाँ पे लेबलिंग देखो पहले, तो ए जो है वो किडनी होगी, बी जो है वो इंटेस्टाइन होगी, सी जो है यूरिनरी ब्लैडर होगा, डी जो है हार्ट होगा और ई जो होगा वो होगा आपका क्लोका। तो यहाँ पे ये लेबलिंग से कुछ स्टेटमेंट भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं लेबलिंग के हिसाब से। तो आपको स्टेटमेंट भी फाइंड आउट करनी है, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बी इज इंटेस्टाइन, सही है जी। इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड इन फ्रॉग ड्यू टू इट्स कार्निवोरस नेचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ्रॉग की जो इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू इट्स कार्निवोरस नेचर, क्योंकि इसका कार्निवोरस नेचर होता है। इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड गलत है। स्टेटमेंट थर्ड देखिए, स्टेटमेंट थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डी इज हार्ट सही है। इट हैज साइनस विनोसस विच जॉइन दी राइट एट्रियम एंड कोनस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट वेंट्रल टू हार्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आप पढ़ के देखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए भाई। 51 चूज द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। तो पहला देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कॉर्टेक्स आउटर जोन ऑफ किडनी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉनिकल मासिस पिरामिड्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। शेप ऑफ किडनी मशरूम शेप, भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। शेप ऑफ किडनी बीन शेप होती है भाई। कैसी शेप होती है किडनी की? बीन शेप होती है। मशरूम शेप दिया, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसने इनकरेक्ट पूछा तो ये इनकरेक्ट है। तो वेट ऑफ किडनी 120 to 170 ग्राम, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए। 52 में क्या दिया भाई? 52 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन दी थोरेसिक वर्टेब्री। थोरेसिक वर्टेब्री के बीच में कितने जॉइंट्स होते हैं? मैं थोरेसिक वर्टेब्री का डायग्राम यहाँ पे आपको
ड्रॉ करके दिखा देता हूं। आर यू गेटिंग और नॉट? आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक वर्टेब्री। लिसन केयरफुली। तो देखिए ये थोरेसिक वर्टेब्री है, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे थोरेसिक वर्टेब्री का। दिस इज द डायग्राम ऑफ थोरेसिक वर्टेब्री। तो थोरेसिक वर्टेब्री में यहाँ पे ये बॉडी है, यहाँ पे इसने जॉइंट पूछा है। देखिए एक जॉइंट तो यहाँ पे होता है, इस जॉइंट के साथ रिब बाइसेफेलिक जो होता है, रिब जो होती है बाइसेफेलिक होती है, टू आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं। एक जॉइंट यहाँ पे है और एक जॉइंट बॉडी के साथ होता है। तो एक जॉइंट ये, एक जॉइंट ये और एक जॉइंट बॉडी के साथ। तो कितने जॉइंट हो गए? 3 जॉइंट्स। सो आंसर विल बी 3। थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ 3 जॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ए ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज क्या है? सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स। सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स जो है इंडिया में स्ट्रेटेजी है बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। ये आपका बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 53 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राइबोज इज पेंटोज। राइबोज क्या है? वो पेंटोज शुगर है। तो 54 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इसमें से कौन सा वेसल्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है एक्सेप्शन है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लंग्स में। सो क्वेश्चन नंबर 55 का 1 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी, इन सब से ऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, cranial capacity of Homo habilis was 650 to 800 cc। बिल्कुल सही है ये। cranial capacity Homo habilis की 650 to 800 cc होता है, यानी कि यहाँ पे 56 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, which one of the following is not associated with जेड स्कीम। इसमें से कौन सा जेड स्कीम से एसोसिएटेड नहीं है? ऑटो रिलीज जेड स्कीम से एसोसिएटेड है। आपने पढ़ा होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन लाइब्रेट करती है वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के बाद। तो ये ऑटो जो रिलीज है ये बिल्कुल सही है, वाटर स्प्लिटिंग भी सही है, एटीपी सिंथेसिस भी सही है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपका एनएडीएस फॉर्मेशन नहीं होता इसमें, एनएडीएस फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे थर्ड आएगा, क्योंकि एनएडीएस नहीं होता, यहाँ पे एनएडीपीएच होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज फाउंड इन स्फैग्नम, जो कि ब्रायोफाइट है, इसमें भी इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। टेरिडियम, इसमें भी, जिसको ईगल फर्न भी कहते हैं आप, इसमें भी इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है, इसको आंसर कर लीजिए बोथ 1 and 2। ये यहाँ पे 1 ऑप्शन एंड 2 ऑप्शन दोनों ही राइट ऑप्शन है, बोथ 1 and 2 आंसर आएगा। 58 में 1 and 2 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ऑर्गेनिज्म हैविंग 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एंड इज विदाउट स्केल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 पेयर लिम्स होते हैं और विदाउट स्केल होता है? तो ये है आपका सैलेमेंडर। सैलेमेंडर एम्फीबियंस में आता है, विदाउट स्केल्स होते हैं और 2 पेयर लिम्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो सैलेमेंडर जो है इसमें राइट आंसर है। बाकी हिप्पोकैम्पस में, नेजा में, कैम्यून में, इन सब में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 59 का 1 ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच आर सिचुएटेड एट डोर्सल साइड। कहां आएगा? ए में फिल कीजिए, डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड एंड ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 60 का 2 ऑप्शन होगा। देखिए B में क्या दिया? 2000 हेक्सागोनल, और A में क्या दिया? डोर्सल। सो तो क्वेश्चन नंबर 60 का B विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए, B मतलब सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 61, एब्सेंस ऑफ व्हिच ऑफ दीज इन बाइल विल मेक फैट डाइजेशन डिफिकल्ट। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होते हैं जो कि फैट के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अगर बाइल सॉल्ट नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 61 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बाइल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हाउ मेनी एटीपीज आर यूज्ड ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। भाई मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, मसल्स की वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कितने एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं? यहाँ पे टोटल 2 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। तो याद रहे यहाँ पे ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। इट मींस 2 एटीपी विल बी रिक्वायर्ड इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन साइकिल। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और ऑन लैंड प्रोसीड टू विच क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए इसमें बोला है कि कोई भी सक्सेशन चाहे वो वाटर में होता हो चाहे वो लैंड पे होता है, वो कौन सी क्लाइमैक्स कम्युनिटी में जाएगा? तो वो कौन सी क्लाइमैक्स कम्युनिटी में जाएगा? वो जाएगा मैजिक कम्युनिटी में। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर 12th क्लास का? तो यहाँ पे मैजिक सक्सेशन विल बी द राइट आंसर। मतलब मैजिक कंडीशन विल बी डेवलप, चाहे वो हाइड्राल सक्सेशन हो या फिर जेनिक सक्सेशन हो,
दोनों सक्सेशन लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, और वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती है, और दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी आल्सो। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, मैजिक, उसमें मैजिक कंडीशन होती है, यानी कि दोनों नॉट टू वेट, मैजिक कंडीशन नॉट टू वेट, नॉट टू वेट और नॉट टू ड्राइव, इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 63 में थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, इसमें से कितने प्लांट में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर शो करते हैं, यानी कि रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ना, ये सारे एग्जांपल वहीं से लिए गए हैं। यहाँ पे देखना 4 ऑप्शन आएगा, कितना आएगा, 4 प्लांट्स दिए हैं इसमें, जो कि जिनकी एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर नंबर 2 एनसीईआरटी के एग्जांपल से एक बार देखना, एनसीईआरटी खोल के, इसमें 4 जो है एग्जांपल आपको एक्टिनोमॉर्फिक के मिलेंगे, यानी कि रेडियल सिमेट्री के। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल नहीं, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिन्यूलर वॉल्व, ये भी गलत है। डब साउंड क्लोजर ऑफ सेमिन्यूलर वॉल्व के साथ एसोसिएटेड होता है, डब साउंड क्लोजर ऑफ सेमिन्यूलर वॉल्व के साथ एसोसिएटेड होता है, लव साउंड एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, एड्रेनल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, जिसको एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन कहते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट भी में क्या दिया, देखिए फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, बिल्कुल नहीं, कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट ज्यादा होता है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो एक उसमें नॉर्मल मैन के, ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा, सेम नहीं होगा, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, चारों स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर आएगा वो आएगा स्टेटमेंट नंबर 3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, what is main difference between the mutation of Euler-Davris and variation of Darwin? Euler-Davris ने वेरिएशन के बारे में क्या कहा, डार्विन का कॉन्सेप्ट क्या था? तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट 4 देखिए, लेकिन इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू Euler-Davris मुटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस। Euler-Davris के हिसाब से मुटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होता है, यानी कि वेरिएशन भी रैंडम और डायरेक्शनल लेस होगा, लेकिन डार्विन के हिसाब से जो होता है वो वेरिएशन एक्युमुलेशन होता रहता है, यानी कि वो डायरेक्शनल होता है। वेरिएशन डार्विन के हिसाब से डायरेक्शनल होता है, और क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, स्मॉल होता है, लेकिन Euler-Davris के हिसाब से जो है ये रैंडम लेस और डायरेक्शन लेस हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो 66 का 1 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल एक्टिवेटर ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसमें से मेटल एक्टिवेटर बताना है जो कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का एक्टिवेटर है। तो यहाँ पे 67 का जो आंसर आएगा वो आएगा जिंक, यानी कि Zn। क्वेश्चन नंबर 67 का 1 ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें से कौन सा एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है? फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन प्लांट, ये मैंने कराया है यहाँ पे। तो फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन प्लांट रेड एंड व्हाइट में जब क्रॉस कराते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है, पिंक कलर का फ्लावर आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टार्च ग्रेन साइज इन गार्डन पी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्टार्च ग्रेन साइज जो होता है गार्डन पी में 2 टाइप का होता है, एक लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट। जब लॉन्ग और शॉर्ट स्टार्च ग्रेन साइज वाले पी सीड्स में क्रॉसिंग कराते हैं तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज आ जाता है, ना लॉन्ग आता है ना स्टार्च आता है। अगर इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा है इट मींस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का 4th इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 का 4th विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इन व्हिच एनिमल कॉलर सेल्स लाइन द पैरागैस्ट्रिक कैविटी एंड द कैनाल सिस्टम, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं भाई पोरीफेरा में, स्पॉन्जिस में कॉलर सेल प्रेजेंट होती हैं, और कॉलर सेल का काम क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन को परफॉर्म करता है। तो कॉलर सेल्स, ये इसका जो राइट आंसर आएगा, मैंने बोला स्पॉन्जिस में होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 69 का 1 विल बी द राइट आंसर, यानी कि स्पॉन्ज इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है गिवन अरेंजमेंट इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिया है और इस अरेंजमेंट को बताना है कि अरेंजमेंट कहां होता है। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसने अंदर की साइड दिया है जी मतलब ग्रे मैटर, और बाहर की साइड दिया है डब्ल्यू मतलब व्हाइट मैटर। ये इंडिकेट करता है व्हाइट मैटर, यानी कि पेरीफेरी में व्हाइट मैटर है और सेंटर में ग्रे मैटर है। अगर पेरीफेरी में व्हाइट मैटर है, सेंटर में ग्रे मैटर है, ऐसा अरेंजमेंट देखा जाता है
स्पाइनल कॉर्ड में। किसमें देखा जाता है जी ऐसा अरेंजमेंट? स्पाइनल कॉर्ड में देखा जाता है। पेरीफेरी में व्हाइट मैटर देखा जाता है और सेंटर में ग्रे मैटर देखा जाता है। दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में बिल्कुल अपोजिट होता है। ब्रेन में पेरीफेरी में ग्रे मैटर होता है और सेंटर में व्हाइट मैटर होता है। इज दैट क्लियर? तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑब्जर्व इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 70 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टोमक। इसमें से कौन सा स्टोमक के रिगार्डिंग में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इट स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ काइम, ये भी बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ विलाई, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रेजेंस ऑफ रुगे, यानी कि स्टोमक में रुगे प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक की वॉल में रुगे प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट नहीं होते। विलाई जो प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग। बाकी सारे जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसने इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट फोर्थ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 में फोर्थ विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। Why predators are prudent in nature? ये क्वेश्चन मैं दोबारा कर रहा हूं, मैं किसी एफएसटी में इसको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। Why predators are prudent in nature? Predators prudent नेचर में क्यों होते हैं? prudent मतलब समझदार। इतने समझदार क्यों होते हैं नेचर में? predators को prudent कहा जाता है नेचर में। तो वो इतने चतुर, इतने समझदार क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट प्रे। वो कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। अगर वो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो उनके प्रे का एक्सटिंक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर उनके प्रे एक्सटिंक्ट हो गए तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो एट द एंड प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो प्रीडेटर्स जो होते हैं आर वेरी प्रूडेंट इन नेचर एंड दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे। वो अपने प्रे को कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, व्हिच आर यूज्ड फॉर कोल्ड हार्डनिंग इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें से कौन से केमिकल ऐसे हैं जो कि कोल्ड हार्डनिंग का मतलब ये क्या होता है? ये एक टेंडेंसी होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि वो सब जीरो टेम्परेचर को अवॉइड कर पाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पोलर एरिया में सर्वाइव करता है जहां पे सब जीरो टेम्परेचर हो, सब जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर हो, बहुत ही कोल्ड कंडीशन हो। कोल्ड कंडीशन में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करेंगे? उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? और वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनको सर्वाइवल करने के लिए कैपेबल बनाएंगे। इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया है। एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है ये। आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। इसने चैप्रोनिन्स बोला है, चैप्रोनिन्स नहीं होता, थिक क्यूटिकल एंड वैक्स नहीं होता। तो यहाँ पे ए एंड बी ये दोनों जो है कोल्ड हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, यानी कि यहाँ पे ए एंड बी आर करेक्ट। यानी कि इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन जो है सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। 74 में बोला है भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइलोटैक्सी इन एंजियोस्पर्म। फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। स्टेम पे लीव्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये है फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे फाइलोटैक्सी के बारे में बोला है, व्हेन ओनली वन लीफ अराइजेस फ्रॉम ईच नोड इट इज ऑफ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 74 का फर्स्ट आंसर आएगा। यहाँ पे अल्टरनेट नोड से लीफ अराइज होती है। अल्टरनेट नोड से क्या अराइज होती है? यहाँ पे लीफ अराइज होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी एग्जांपल स्टेटमेंट दिया है। तो 74 का 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही नोड से लीफ अराइज हो रही है, एक नोड से दो लीफ नहीं अराइज हो रही है। अगर एक नोड से दो लीफ अराइज हो जाएगी तो अपोजिट फाइलोटैक्सी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अल्टरनेट में एक नोड से एक ही लीफ अराइज होती है, वो भी अल्टरनेट नोड से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 74 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द फर्स्ट हार्ड साउंड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हार्ड साउंड के लिए करेक्ट है? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए डायरेक्टली, मैं एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखिए प्लीज। लव साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिल्कुल सही कहा इसने। लव साउंड जो होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाती है। तो ड्यू टू क्लोजनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व love sound will produce. If love sound will produce, it means ventricular systole will begin. Is that clear? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का थर्ड ऑप्शन will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसको फेवर करता है? तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ ए ट्रेट। एग्जैक्टली क्या होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में? नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा होगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बता रहा हूँ आपको। अगर नेचर मीन कैरेक्टर वैल्यू को सपोर्ट करता है, मीन कैरेक्टर वैल्यू को सपोर्ट करता है, पेरीफेरी वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे सिलेक्शन को स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का
एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इज दैट क्लियर? एचबीएस जो कि एक जीनोटाइप होता है उसको सपोर्ट करता है, पेरीफेरी कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता। सिकल सेल एनीमिया का स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ ट्रेट को सपोर्ट करता है नेचर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इन मोसिस रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन कैप्सूल। मोसिस में क्या होता है? मोसिस ब्रायोफाइट्स में आते हैं और उसमें स्पोरोफाइट्स होते हैं। फ्रूट सीडे कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। कैप्सूल इज द साइट फॉर द स्पोर प्रोडक्शन। तो वहां पे जो स्पोर होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, तो स्पोर की फॉर्मेशन जो होती है वो मियोसिस प्रोसेस से होगी। क्यों? क्योंकि स्पोर जो है वो हैप्लॉइड है। अगर स्पोर्स की फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस से होगी, स्पोर्स हैप्लॉइड है, तो स्पोर्स कहां से रिलीज करते हैं? कैप्सूल में। यानी कि मियोसिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन कैप्सूल। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए भाई, 78 पे आ चुके हैं हम। Which of the following F2 phenotypic ratio can explain law of independent assortment? मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था उसके हिसाब से कि एक हाइब्रिड में जो कंबाइंड कैरेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं विद वन विद अनदर, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो कंबाइंड कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मेंडल ने जब बडाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था तो उसके हिसाब से जो लॉ ऑफ रेशियो आया था फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 था, जहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता है। इज दैट क्लियर? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जहां भी होगा वहां पे F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 होगा। लेकिन अगर ये फिनोटाइपिक रेशियो डेविएट हो जाता है 9:3:1 नहीं आता, इट मींस लिंकेज हो रहा है। और लिंकेज क्या है? एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 78 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन 9:3:1। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाइए। Which tissue covers the dry surface of skin and the moist surface of the buccal cavity? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी को लाइन करता है? ये है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप के होते हैं, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। नॉन कैरेटिनाइज्ड मॉइस्ट सरफेस को लाइन करता है, फॉर एग्जांपल बक्कल कैविटी को लाइन करेगा नॉन कैरेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। ड्राई सरफेस यानी कि स्किन को जो लाइन करता है, वो ड्राई सरफेस को जो लाइन करता है वो कैरेटिनाइज्ड होता है, कैरेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 का वन ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। Which of the following pairs is correctly match? इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच कर रहा है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन बिल्कुल गलत दिया है। देखो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप पढ़ना, ये कराया हुआ है आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में, ये तीनों इनकरेक्ट दिए हैं। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाइए, मल्टीपोलर न्यूरॉन इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 में बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 81, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, शुगर एंड फॉस्फेट होता है बैकबोन ऑफ डीएनए। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 81 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाइए भाई। 82 में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू यूरो सेकंड नॉर्म्स के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन पेट्रोल एंड डीजल शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ। यूरो सेकंड नॉर्म्स के हिसाब से पेट्रोल में सल्फर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, डीजल में सल्फर की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? पेट्रोल में जो मैक्सिमम क्वांटिटी होनी चाहिए सल्फर की 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और डीजल में जो मैक्सिमम क्वांटिटी होनी चाहिए सल्फर की वो कितनी होनी चाहिए? 500 ppm पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि ये वैल्यू जो है 350 एंड 500, 350 फॉर पेट्रोल, 500 फॉर डीजल। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 में ये वैल्यूज दी हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 82 का 82 का सॉरी नॉट 52, मैंने 52 बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 82 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी क्वेश्चन नंबर 83 पे आए। एजेंडा 21 इज रिलेटेड विद, मैं इसको प्रीवियस एफएसटी में भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, ये क्वेश्चन वहां पे भी था। एजेंडा 21 एग्जैक्टली क्या है? एजेंडा जो 21 है इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट। एजेंडा 21 जो है एक अर्थ समिट का प्रोडक्ट है, यानी कि अर्थ समिट जब हुआ उसमें एक एजेंडा 21 को लाया, एक प्लान बनाया गया, एक सस्टेनेबल प्लान है। तो इस सस्टेनेबल प्लान को डेवलप किया अर्थ समिट में। अर्थ समिट कहां हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में 1992 में अर्थ समिट कंडक्ट हुआ। और अर्थ समिट में एजेंडा 21 एक प्लान बनाया, एक सस्टेनेबल प्लान बनाया। इस प्लान के अकॉर्डिंग 2021 से पहले हमें बायोडायवर्सिटी का मैक्सिमम से मैक्सिमम कंजर्वेशन करना है, बायोडायवर्सिटी को लॉस नहीं होने देना है। तो बायोडायवर्सिटी का लॉस होता जा रहा था, तो इस चीज को लेते हुए इस चीज की कंसर्न की वजह से डिफरेंट कंट्रीज इकट्ठी हुई और
वहां पे समिट को कंडक्ट कराया 1992 में, उसमें एजेंडा 21 एक सस्टेनेबल प्लान था। तो यहाँ पे दिस इज फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 83 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, न्यूमेटोफोर्स इज ए मॉडिफाइड टैपरूट। न्यूमेटोफोर मॉडिफाइड टैपरूट है प्रेजेंट इन राइजोफोरा। राइजोफोरा प्लांट में होती है फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखिए मैच कर लीजिए, ए बता दिया मैंने टैपरूट, बी बता दिया राइजोफोरा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ए टैपरूट दिया है और बी राइजोफोरा दिया है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाइए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंसेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें से कौन से पेयर ऑफ सब्सटेंसेस है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें से कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे देखिए 85 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स फैक्टर। कैल्शियम और प्लेटलेट फैक्टर जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, प्लांट एब्जॉर्ब मॉलिब्डेनम फ्रॉम सॉइल। प्लांट जो है सॉइल से मॉलिब्डेनम को एब्जॉर्ब करता है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही दिया है फर्स्ट ऑप्शन, ये मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड +2 चार्ज वाला जो है ना, ये बिल्कुल एक -2 वाला भी दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4, -2 में नहीं होता, +2 वाला चार्ज वाला होता है मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड +2 चार्ज वाला, उसको जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 86 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 86 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 आ जाइए, 87 पे आ जाइए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 87 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसका, लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो लिविंग बीइंग का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, यानी कि यहाँ पे दिस ऑप्शन विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, which of the following statements is correct regarding microbes in human welfare। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। बिल्कुल गलत है जी, ये सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन एस्परगिलस नाइगर करता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी वाइन और बेकरी प्रोडक्ट बनाने में काम करता है, ये ईस्ट है, वाइन और बेकरी प्रोडक्ट बनाने में काम करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटिन एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है। स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है जी, यानी कि यहाँ पे 88 में सेकंड ऑप्शन भी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एस्परगिलस नाइगर इज यूज्ड टू ऑब्टेन सिट्रिक एसिड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाने के काम आता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 88 में थर्ड ऑप्शन लगा लीजिए। फोर्थ ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, स्टेटिन्स आर यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, बिल्कुल गलत। स्टेटिन्स आर यूज्ड फॉर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, इसको यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग की तरह यूज किया जाता है। स्टेटिन को, साइक्लोस्पोरिन ए को एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 88 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाइए, which of the following cells secrete modified polysaccharides and fibers। इसमें से कौन सी सेल्स सिक्रीट करती है modified polysaccharides and fiber, modified polysaccharide and fiber like collagen fiber वगैरह सिक्रीट करती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो क्वेश्चन नंबर 89 में थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 पे, which one of the following property is shown by न्यूरॉन। न्यूरॉन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ पे चार प्रॉपर्टी दी हैं, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेचेबिलिटी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मसल्स की है, लेकिन न्यूरॉन की एक ही प्रॉपर्टी इसमें, वो है एक्साइटेबिलिटी। न्यूरॉन की प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 90 का वन ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाइए, इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कुड बी एक्सर्टेड एट। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कौन-कौन से लेवल पे होता है। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होता है, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, याद होगा आपको। प्रोसेसिंग लेवल पे भी होता है, बिल्कुल सही। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इस लेवल पे भी होता है। ट्रांसलेशन लेवल पे भी होता है। यार ये चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, तो इन चारों लेवल पे यूकैरियोट्स में
क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन होता है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 91 का इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाइए, हाउ मच अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज मेक फ्रेश वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन। इसमें से कितना अमाउंट फ्रेश वाटर को अनफिट बना देता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। 0.1% इम्प्योरिटीज इनफ टू मेक द वाटर अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन को अनफिट बनाने के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए वाटर को अनफिट बनाने के लिए 0.1% इम्प्योरिटीज इज मोर देन इनफ। तो क्वेश्चन नंबर 92 ये इन्वायरमेंटल इश्यूज का क्वेश्चन है और 92 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 92 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 का देखिए। 93 देखिए, 32 सेल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज। ह्यूमन एम्ब्रियो की 32 सेल स्टेज क्या होगी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं आपको, चार स्टेटमेंट दिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट तीनों इनकरेक्ट है, पढ़ के देखना। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेम साइज एज साइज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। भाई जब तक क्लीवेज प्रोसेस चलता रहेगा तब तक सेल्स का साइज क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग के बराबर ही होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉरी, एम्ब्रियो का साइज फर्टिलाइज्ड एग के बराबर होगा। जब तक क्लीवेज प्रोसेस चलता रहता है तब तक एम्ब्रियो का साइज जो है फर्टिलाइज्ड एग के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। क्लीवेज में जो है साइज नहीं बढ़ता है एम्ब्रियो का, साइज फर्टिलाइज्ड एग के बराबर होता है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है बट साइज नहीं बढ़ता है, क्योंकि वहां पे इंटरफेज एब्सेंट होता है, G1 G2 फेज एब्सेंट होता है क्लीवेज में, इसलिए वहां पे सेल्स का साइज नहीं बढ़ता है, इसलिए एम्ब्रियो का साइज फर्टिलाइज्ड एग के बराबर रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, पैरेन्काइमा इज यूजुअली एब्सेंट इन। भाई रूट पेरिसाइकिल में पैरेन्काइमा होता है, स्टेम एंडोडर्मिस में पैरेन्काइमा होता है, लीफ मेसोफिल में पैरेन्काइमा होता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, स्टेम हाइपोडर्मिस में पैरेन्काइमा नहीं होता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेम हाइपोडर्मिस में पैरेन्काइमा नहीं होता। 94 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक। इसमें से जो इसने बोला है कि जो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ बिल्कुल सही। फ्लूइड नेचर दोनों में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस एंड सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब तीनों में ही हेल्प कर रहा है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन खुद ऑल द अबव दिया है, यानी कि यहाँ पे 95 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि सारों में ही फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन इज। इसमें से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट है साइटोकाइनिन का? साइटोकाइनिन का मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट है रैपिड सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन की वजह से एक हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो रैपिड सेल डिवीजन को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 96 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इन पाइनस एंडोस्पर्म इज। पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है पाइनस, और जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये बात याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 97 का जो आंसर आएगा एन कंडीशन यानी कि हैप्लॉइड, यानी कि 97 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए। 98 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट पैथोजेंस। इसमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि फ्री लिविंग है और प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करता है? तो ऐसा आएगा ट्राइकोडर्मा। ये पूरी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा इज वेरी कॉमन इन इको रूट सिस्टम एंड वेरी इफेक्टिव फॉर मैनी पैथोजेंस। मैनी पैथोजेंस को कंट्रोल करके रखता है ट्राइकोडर्मा, और ये फ्री लिविंग भी है, और ये ट्राइकोडर्मा एक तरह का फंगस होता है। इज दैट क्लियर? तो 98 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। राइजोपस, लेडीबर्ड बीटल, ग्लोमस, ये सब माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 98 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो 98 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑल आर द सिम्पटम ऑफ व्हिच डिजीज। ये सारे के सारे सिम्पटम टाइफॉइड के हैं, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। सारे सिम्पटम किसके हैं? टाइफॉइड के हैं, तो क्वेश्चन नंबर 99 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इन द वर्टेब्रेट्स द हार्मोन व्हिच कंट्रोल ऑस्मोरेगुलेशन आर। इस वर्टेब्रेट्स में कौन से हार्मोन्स जो है ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं? तो वर्टेब्रेट्स में दो हार्मोन ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, वासोप्रेसिन एंड एल्डोस्टेरोन। वासोप्रेसिन को आप एडीएच भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक कंडीशन हार्मोन। एडीएच की फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है? प्रिवेंट द डाययूरेसिस, यानी कि प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। वहीं एल्डोस्टेरोन जो है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन जो कि वो भी ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। तो बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर का बैलेंसिंग कौन कराता है? एडीएच, वासोप्रेसिन, और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंसिंग कौन कराता है? एल्डोस्टेरोन कराता है, यानी कि
बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को आप क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन का जो राइट आंसर होगा वासोप्रेसिन एंड एल्डोस्टेरोन होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 100 में फोर्थ आंसर विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि 101 में देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 101, Which of the following is not the salient feature of Human Genome Project? इसमें से कौन सा Human Genome Project का फीचर नहीं है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ये बिल्कुल भी Human Genome Project का फीचर नहीं है, ये लैक ऑपेरॉन का फीचर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 101। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, ये पढ़ना आप, एचजीपी के ही पॉइंट्स है सारे। इज दैट क्लियर? यानी कि Human Genome Project की पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102 पे आइए, हाउ मच परसेंट ऑफ कार्बन कंटेन्स इन एटमॉस्फेयर आउट ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन? इसमें से कितनी परसेंट कार्बन जो है वो ग्लोबल कार्बन का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? 1% ग्लोबल कार्बन का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है क्या? कार्बन प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 102 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 पे आइए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। देखिए कॉलम 1 में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है, ऑक्सीटोसिन को जो है मैच कीजिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर यानी कि पार्चुरेशन के टाइम पे, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के टाइम पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन को डी के साथ मैच कर लीजिए। उसके बाद नंबर 2, प्रोलैक्टिन को देखो किसके साथ मैच करना है। प्रोलैक्टिन जो है उसको आप सी के साथ मैच कीजिए, लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है लैक्टेशन में हेल्प करता है, मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो सेकंड को सी से मैच कीजिए। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लुटिनाइजिंग हार्मोन का जो काम है, लुटिनाइजिंग हार्मोन करते क्या है? लुटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट ओवुलेशन, लुटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। इज दैट क्लियर? तो थर्ड को ए के साथ मिला लीजिए। फोर्थ देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी हार्मोन है और ये किस में हेल्प करता है? फोर्थ को आप बी के साथ मिलाइए, इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये आपको मैंने मैचिंग बता दी। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104 पे आइए, Which of the following is correct regarding secondary growth in dicot root? इसमें कौन सा राइट है secondary growth of डाइकोट रूट के हिसाब से? तो यहाँ पे 104 में सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये राइट स्टेटमेंट होगा। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ टाइप ऑफ मेडुलरी रेज आर फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की मेडुलरी रेज फॉर्मेशन होती है सेकंड ग्रोथ में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकेंडरी ग्रोथ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 2 ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? 2 ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 104। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विच इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो मेजर पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो देखिए उन चारों में से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है गोल्जी बॉडीज, यानी कि 105 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट फॉर सेल्स इन टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर में कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व आएगा सेल्स का? तो ये आएगा एस शेप का कर्व। इज दैट क्लियर? एस शेप कर्व आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यानी कि एस शेप का कर्व आएगा। तो 106 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसिफर इज कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो की वजह से व्हाइट रस्ट की प्रॉब्लम होती है क्रूसिफर्स में। ये स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 12th क्लास की। तो क्वेश्चन नंबर 107 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 108 में इसने क्या बोला है? 108 में इसने बोला है which organism infects the roots of a tobacco plant and causes a great reduction in yield। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। तो टोबैको रूट का इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे और जिसकी वजह से टोबैको का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ऐसा जो पैरासाइट है वो है मिलिडोगाइन इनकॉग्निटा। मिलिडोगाइन इनकॉग्निटा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 108, यानी कि सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय which species of plasmodium? malignant malaria is a severe type of malaria। ये severe type of infection है और ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 109 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, which one of the following pairs is not correctly matched? इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन 1 देखिए, पिनियल बॉडी करेक्टली मैच नहीं है। पिनियल बॉडी से मिलेटोनिन हार्मोन निकलता है, एमएसएच नहीं निकलता है। एमएसएच जो निकलता है वो किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो 110 में पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि यही आंसर होगा। तो 110 में 1 विल बी द राइट ऑप्शन। लिडिक सेल एंड्रोजन निकालती है, ये स्टेटमेंट सही है। इंटेस्टाइन सिक्रेटिन हार्मोन निकालती है, ये स्टेटमेंट सही है। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालता है, ये स्टेटमेंट भी सही है।
वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि 110 में 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, the separated bands of DNA are cut from the agarose gel and extracted from the gel piece. This process is known as elution. Elution is the process जिससे कि DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है agarose gel से। तो यहाँ पे 111 का राइट आंसर होगा 1। 112 देखिए, 112 में इन इंडिया ऑल ओवर द कंट्री विल हैव यूरो 3rd emission norms compliant ऑटोमोबाइल एंड फ्यूल्स बाय 2010। ये यूरो 3rd का जो नॉर्म्स इंडिया में कंप्लाइंट हुआ 2010 में हुआ, यानी कि 112 में 3rd ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से डिराइव्ड होती है मैमल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाइए, how many chromosomes will be present in egg cell of flowering plants if root tip cells of same plant has 24 chromosome। अगर रूट टिप सेल है, रूट टिप सेल एक सोमैटिक सेल है, उसमें 24 क्रोमोसोम दिया है, सोमैटिक सेल डिप्लॉइड होती है। इसने एक्स सेल के बारे में पूछा है, एक्स सेल हैप्लॉइड होती है, तो डिप्लॉइड का हैप्लॉइड कर दीजिए। डिप्लॉइड 24 है तो हैप्लॉइड कितना होगा भाई 12, तो 12 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 में 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, एक्सोनीम विद 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। एक्सोनीम किसका स्ट्रक्चर है? ये सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। 9+2 अरेंजमेंट यूसी में होता है, तो सीलिया तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन फ्लैजिला ऑप्शन में दिया है। 115 का 3rd विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, which one of the following deficiency symptom is not caused by deficiency of molybdenum। molybdenum की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी नहीं होती? यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसीज दी हैं, कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना molybdenum की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी नहीं होती। तो molybdenum की वजह से जो डेफिशिएंसी नहीं होती वो क्लोरोसिस होती है भाई, नेक्रोसिस नहीं होती है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होती है, डिले ऑफ फ्लावरिंग ये भी होती है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये जितने तीनों सिम्टम्स होते हैं। सेकंड सिम्टम देखिए, नेक्रोसिस जो होता है वो molybdenum की वजह से नहीं होता। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जो नेक्रोसिस की जो प्रॉब्लम होती है, नेक्रोसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है? वो होती है कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इन 4 एलिमेंट की वजह से नेक्रोसिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। याद करने का तरीका बताया था उसको। नेक्रोसिस का याद करने का तरीका है कक्कू मांगे कैटरीना। कक्कू, ये कक्कू मांगे कैटरीना, कक्कू मांगे कैटरीना नेक्रोसिस, कक्कू मांगे कैटरीना। कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड कैटरीना मतलब के पोटेशियम। तो नेक्रोसिस इसकी वजह से होता है, molybdenum की वजह से नहीं होता। इसको याद कर लेना, कक्कू मांगे कैटरीना यानी कि नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 116 का सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, टिकोइक एसिड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, फ्रैंकिया, क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम, स्पाइरुलिना। इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो है फ्रैंकिया। तो 117 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, ट्रांसजेनिक माइस। ये क्वेश्चन लिया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन, राइट। तो यहाँ पे माइस आएगा, ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल किया गया था पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए बिफोर यूजिंग ऑन ह्यूमन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 118 में फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। 119 देखिए, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया है और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर की कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, इट इज रिस्पांसिबल फॉर सीएमआई, बिल्कुल गलत। सीएमआई मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को नहीं बनाता एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है, एएमआई होता है, सीएमआई नहीं होता। सीएमआई में कुछ नेचुरल किलर सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स इन्वॉल्व होती है जो डायरेक्टली पैथोजन पे अटैक करती है। एंटीबॉडी जहां प्रोड्यूस हो रहा है वो एएमआई होगा या एचएमआई होगा। एएमआई मतलब ह्यूमन, एएमआई का मतलब होता है एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी, एचएमआई का मतलब होता है ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 119 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, मून फेस बफेलो हम फिश माउथ लाइक फीचर आर मेन सिम्पटम ऑफ क्यूसिंग सिंड्रोम। क्यूसिंग जो सिंड्रोम होता है वो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होता है। एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड के हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्यूसिंग सिंड्रोम हो जाता है। उसके कैरेक्टर होते हैं मून फेस, बफेलो हम एंड फिश माउथ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 120 का राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 का मैच करना है। तो कॉलम 1 में ए देखिए, एम्पिसिलिन, एएमपीआर मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है ये। ए को सेकंड से मैच कीजिए, पीबीआर 322 ये क्लोनिंग वेक्टर है, यानी कि बी को आप फोर्थ से मैच कीजिए।
GAATTC ये एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, सी को आप थर्ड से मैच कीजिए, हाइंड सेकंड एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए। जब मैच कर लेंगे आप तो यू विल गेट द आंसर नंबर 2। यहाँ पे ऑप्शन 2 आएगा 121 का राइट आंसर मैचिंग करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 122 पे आइए। What is the effect on productivity from tropic towards to polar region? अगर आप ट्रॉपिकल रीजन से पोलर एरिया की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, सनलाइट कम होती जाती है। अगर टेम्परेचर और सनलाइट कम होती जाएगी तो प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। अगर आप ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। क्या आएगा यहाँ पे? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर आप ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 का थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 पे आ जाइए। विच इज हेटेरोपॉलीमर, आपको बताना है इसमें से हेटेरोपॉलीमर कौन सा है। हेपेरिन, हेपेरिन जो होता है ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकैन होता है जो कि हेटेरोपॉलीमर होता है। प्रोटीन, प्रोटीन मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ये भी हेटेरोपॉलीमर है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हेटेरोपॉलीमर नहीं है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। हेपेरिन एंड प्रोटीन दोनों ही होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस। क्वेश्चन नंबर 123 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124 पे आइए। ये यहाँ पे आपको एम्ब्रियो सैक का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सही से मैच करना है। देखिए यहाँ पे ए सिनेरिटिड दिया है, गलत दिया है, एंटीकोडल सेल्स होती हैं ये। ई फिलीफॉर्म एपरेटस दिया है, बिल्कुल सही दिया है, यही आंसर आएगा यहाँ पे। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में देख लेते हैं। डी एंटीकोडल सेल्स, डी जो है सिनेरिटिड सेल्स है, ये बिल्कुल गलत दिया है। सी जो है एग सेल है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस दिया, बिल्कुल गलत दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही दिया है, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सेकंड विल बी दिस राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 125 पे आइए। व्हिच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोफेज 1? इसमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जो प्रोफेज 1 के साथ एसोसिएटेड नहीं है? तो सिनेप्सिस प्रोफेज 1 के साथ एसोसिएटेड होता है, टर्मिनलाइजेशन प्रोफेज 1 के साथ एसोसिएटेड होता है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है प्रोफेज 1 में। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। यहाँ पे राइट इसने बोला कि कौन सा नहीं होता है, तो जो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो प्रोफेज 1 में नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 125 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन देखिए, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है, यानी मतलब बिल्कुल सही दिया है वैसे तो, ठीक है। प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन जो नहीं होता वो आपको वो बताना, वो थर्ड ऑप्शन आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 126 पे आइए। ओपी ऑफ ए प्लांट सेल इज 5 एंड डीपी इज 5, देन व्हाट विल बी द डीपीडी? इसने डीपीडी पूछा है। डीपीडी की वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूं। डीपीडी इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी। अभी भाई ओपी भी 5 है, डीपी भी 5 है, तो डीपीडी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो डीपीडी 0 यानी कि 0 कौन से ऑप्शन में दिया है? फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। धतूरा एंड पेटूनिया बिलोंग टू व्हिच फैमिली? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं धतूरा एंड पेटूनिया दोनों। तो 127 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। व्हिच टेक्निक वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस पोमैटो? कौन सी टेक्निक पोमैटो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो पोमैटो बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है या तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन और सोमैटिक हाइब्रिडेशन। फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, सोमैटिक हाइब्रिडेशन बात एक ही है। सोमैटिक हाइब्रिडेशन में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन ही कराया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं पोमैटो बनाने के लिए। पोमैटो क्या है? पोमैटो एक हाइब्रिड है टोमेटो और पोटैटो की। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये। टोमेटो और पोटैटो के जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करा दिया जाता है, टोमेटो और पोटैटो के जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करा दिया जाता है तब सोमैटिक हाइब्रिडेशन होती है। यानी कि यहाँ पे इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 128 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। व्हेन रेडीमेड antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, it is called what? जब बॉडी रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है पेशेंट किसी भी पर्सन को डायरेक्टली, तो कब किस केस में रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है डायरेक्टली? वो दी जाती है पैसिव इम्यूनिटी में। इसी को आप पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉम के थ्रू एक इन्फेंट को, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको कोलेस्ट्रॉम मिलता है, उसके थ्रू उसको IgA नाम की एंटीबॉडी मिलती है। तो अगर किसी को रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है तो उसको आप पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 129 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 130 पे। क्वेश्चन नंबर 130 पे यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। आपको स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से करेक्ट मैचिंग बतानी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तीनों ही बिल्कुल गलत है। फोर्थ देखिए, फोर्थ मतलब क्रिस्टी एम्बुलरिस वेस्टिबुलर एपरेटस में होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे 130 में फोर्थ आएगा। इज दैट क्लियर? ये ईयर वाले क्वेश्चन से लिया गया है। क्रिस्टी एम्बुलरी किसमें होते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टी एम्बुलरिस होते हैं, ठीक है। लोकेशन वेस्टिबुलर एपरेटस बोलते हैं इसको। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 130 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotide that are complementary to the region of DNA is called।
इसको आप प्राइमर कहते हैं। एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को आप प्राइमर कहते हैं। 2 to 10 मैक्सिमम न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें, तो उसको प्राइमर कहा जाता है। पीसीआर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो 131 का 1 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132 आ जाइए, 132 पे आइए। इसमें बोला है which of the following played key role to regulate the activities of soil microbe। इसमें से कौन सा soil microbe की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए की रोल प्ले करता है? टेम्परेचर भी सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, सॉइल मॉइस्चर भी सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। सॉइल इरोजन का कोई रोल नहीं है, वो अलग ही फिनोमिनन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर दोनों उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। किसकी? सॉइल माइक्रोब की। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 133 में अमीनो एसिड का डायग्राम दिया है और आपको बताना है कौन सा अमीनो एसिड है। 133 में ये जो अमीनो एसिड दिया है आपको, ये दिया है सिस्टीन। किसका है आंसर? क्या आंसर है इसका? सिस्टीन आंसर आएगा इसमें। तो 133 का फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 134, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। आपको चारों स्टेटमेंट पढ़नी है केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द 2 करेक्ट स्टेटमेंट, और आपको 2 करेक्ट स्टेटमेंट इसमें छांटनी है। तो यहाँ पे 2 करेक्ट स्टेटमेंट दी है, तो ए और बी दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सी और डी करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। कैसे? देखिए, each cell of sporogenous tissue in angiosperm microsporangia is capable of giving rise to microspore tetrad by meiosis। बिल्कुल सही बोला। each जो cells of sporogenous tissue है वो माइक्रोस्पोरेजेनेसिस में टेट्राड बनाती है। क्या बनाती है? टेट्राड। तो ये स्टेटमेंट सही है। डी स्टेटमेंट देखिए, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी दोनों ही जरूरी होती है सीड के स्टोरेज के लिए। ये स्टेटमेंट भी सही दिया है। यहाँ पे सी और डी दोनों स्टेटमेंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 134 का थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय द काइनेटोकोर। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं स्पिंडल से विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। तो क्वेश्चन नंबर 135 में सेकंड ऑप्शन आएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 135 तक मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। 46 से 135 तक और कितने क्वेश्चन होते हैं? 90 क्वेश्चन होते हैं। तो FST 7 इसी के साथ 90 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए और FST 7 इज आल्सो डन। तो इसके बाद जो अगला FST है दैट आई विल डिस्कस बाय नेक्स्ट टाइम, वो मैं अगली बार डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।